हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू परीक्षा निकेतन। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 16 जून का पेपर, जो कि यूजीसी नेट में आया था प्रीवियस पेपर में अभी कुछ महीने पहले जून में। और हम लोग दिसंबर के वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको दिसंबर वाले एग्ज़ाम में क्लियर करना है अपना एग्ज़ाम, तो प्रीवियस पेपर तो सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन पेपर्स में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन लिए हैं और सारे क्वेश्चन मिक्स में रहेंगे और सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हमने पहले 5 सेट अपलोड कर दिए हैं, ये छठा सेट है। आज का सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आई हैव लिसन टू द पार्लियामेंट स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री XYZ वंस। मैंने पार्लियामेंट स्पीच सुनी है प्रेसिडेंट के, कोई कंट्री के जो प्रेसिडेंट होंगे, मैंने उनकी स्पीच सुनी है। ठीक है, फ्रॉम डैट आई मस्ट कंक्लूड डैट ही इज़ अ लाउजी स्पीकर। तो उसने कंक्लूजन ये निकाला कि मैंने उनकी सुनी तो मुझे ये लगा कि वो लाउजी स्पीकर है। बहुत लाउजी मतलब क्या होता है कि निष्प्रभावी वक्ता है। निष्प्रभावी, उसने मतलब सिर्फ एक बार सुना, उसने एक बार सिर्फ सुना, वंस लिखा है ना, एक बार सुना और उनको जज कर दिया कि वो बहुत निष्प्रभावी हैं, यानी लाउसी स्पीकर हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हैस्टी जनरलाइजेशन। ये फॉलिसी क्या हो गई? हैस्टी जनरलाइजेशन। इसमें कल भी इस पे क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था कि किसी एक पहलू को देख के आप उसके जज कर दो कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक बार उसको सुना, शायद हो सकता है उस टाइम उनका मूड सही नहीं हो, या हो सकता है उनका कोई और फैक्टर उसमें इंटरफेयर कर रहा हो जिससे उसको स्पीच उनकी अच्छी ना लगी हो। ठीक है, तो इस प्रकार की पॉलिसी क्या होती है? हैस्टी जनरलाइजेशन, कि हम किसी एक पहलू को देख के उनको जज कर दें। उसी तरीके से हमारी बैगिंग द क्वेश्चन होता है। इस प्रकार की फैलेसी में क्या होता है कि जैसे हमने कोई स्टेटमेंट दिया तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, हम घूम फिर के वही बात बार बार कह रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? बेगिंग द क्वेश्चन हो रहा है, घूम फिर के हम वही उसी चीज़ पे आ रहे हैं। स्लिपरी स्लॉप क्या होता है कि हम लोग बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोल देते हैं। एड होमनियन क्या होता है? कल हमने इसके ऊपर क्वेश्चन करा था कि किसी व्यक्ति के वीक पॉइंट पे हम अटैक करते हैं। जैसे कि कल का क्वेश्चन था ना कि वो बिपाशा बसु वाला कि फेयर एंड लवली का ऐड नहीं कर सकती क्योंकि उनका जो कलर है वो डल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैस्टी जनरलाइजेशन। क्लियर? हमारा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बोला गया है कि हैस्टी जनरलाइजेशन पॉलिसी तब होती है जब कोई मेक्स अ ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन स्मॉल और इनसफिशिएंट सैम्पल साइज। मतलब कोई छोटे सैम्पल को लेके हम उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट पे उसको जनरलाइज करते हैं, जो कि गलत होता है ना। उसमें प्रेसिडेंट के जैसे एग्जाम्पल के तौर पे में और एक्सप्लेन करा गया है कि माइट हैव बैड डे, शायद उनका बुरा दिन हो, कोई टफ टॉपिक डील कर रहे हो, इसीलिए वो अच्छे से स्पीच नहीं दे पाए हो, है ना। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे उनको स्पीच उस दिन अच्छी ना हो, बाकी के दिन शायद हो सकता है वो अच्छी देते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैव देयर लोकेशन इन बिहार। कौन सी इनमें से यूनिवर्सिटी है चारों में से जो बिहार में है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? देखो उसमें ऑप्शन देखो कि 2 ऑप्शन का सेट है जो कि हमारे बिहार में उपस्थित है। तो कौन सी है? एक तो हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है और कौन सी है? उदंतपुरी। तो बी एंड डी आर करेक्ट आंसर। बी और डी यानी विक्रमशिला और उदंतपुरी हमारी बिहार में लोकेट है। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? इसको नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसी के टाइम पे इसको बनवाया गया था द किंग धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किसने करा था? किंग धर्मपाल के द्वारा। इन रिस्पॉन्स टू अ सपोर्ट डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप एट नालंदा। इसको इसलिए बनवाया गया था क्योंकि नालंदा में जो स्कॉलरशिप क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, फिर इसमें ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के। उदंतपुरी भी कहाँ पे है? हमारी बिहार में है, जो कि विदुष्ट विहार है, मोनेस्ट्री है बुद्ध की, जो कि मगध में है। याद रखना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे? हमारी बिहार में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ वेदर अ measure that is devised for a concept really does reflect the concept that it is supposed to be denoting relates to which validity। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया ऐसी कौन सी माप अवधारणा है जो वास्तविक रूप से उस अवधारणा को व्यक्त करता है। मतलब जिसके लिए जो चीज़ बनाई गई है वो उसी कॉन्सेप्ट को दर्शा रहा है, उसी कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी को चेक कर रहा है। तो वो वैलिडिटी कौन सी होती है? मेजरमेंट वैलिडिटी। क्लियर?
मेजरमेंट वैलिडिटी क्या होती है कि जो जिस माप के लिए संबंधित है उससे उसी उपकरण को हम माप रहे हैं तो वो मेजरमेंट वैलिडिटी होता है। जैसे कि मान लो हमने कोई क्वेश्चनर बनाया, किसके लिए बनाया, जॉब सेटिस्फैक्शन चेक करने के लिए, ठीक है। यू वांट टू इंश्योर दैट द क्वेश्चन इन योर सर्वे, जो आप सर्वे कर रहे हो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, जॉब रिफ्लेक्शन क्वेश्चन से ये तो रिलेटेड होने चाहिए, तभी तो आपको सही आंसर मिलेंगे, ठीक है, ना कि किसके लिए अदर कंस्ट्रक्ट। जैसे कि आप कोई लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए बात करने लगे या हैप्पीनेस की बात करने लगे तो वो पर्टिकुलरली सिर्फ जॉब सेटिस्फैक्शन को ही एक्सप्लेन नहीं करेगा, उसमें लाइफ सेटिस्फैक्शन भी आ जाएगा, तो हमें क्लियर आंसर तो नहीं मिलेगा ना। इसीलिए बोला गया है जो मेजरमेंट वैलिडिटी होती है, जिस चीज़ को चेक करने के लिए बनाया जाता है वो उसी चीज़ को चेक करता है, ठीक है। और जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी होती है वो क्या होती है, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाती है कि हाउ श्योर वी कैन बी दैट वेरिएबल इन स्टडी कॉज द रिजल्ट्स, मतलब जिस चीज़ को हम लोग सर्च कर रहे हैं हम लोग एक्सटेनियस वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट सही आ जाए, हमारी सही स्टडी कंडक्ट हो जाए। और जब ये स्टडी अच्छे से कंडक्ट हो जाती है तो हम इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट पे क्या करने लगते हैं, जर्नलाइज करने लगते हैं। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, इसके रिजल्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, जर्नलाइज्ड अदर सिचुएशन में, अदर लोगों के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या था, मेजरमेंट वैलिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट सम ट्रक्स आर नॉट पॉल्यूटिंग व्हीकल इज गिवन अ फॉल्स। देखो ये किससे क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से, तो इसमें आप बना लो क्या, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन AEIO, ठीक है। ए किसको डिनोट करता है, ए डिनोट करता है ऑल वाले स्टेटमेंट को, ई डिनोट करता है नो स्टेटमेंट को। ये मैं इसलिए जल्दी बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें पहले एक्सप्लेनेशन दे रखा है पहले की वीडियोस में। आई डिनोट करता है सम को एंड ओ डिनोट करता है सम नॉट को, क्लियर। अब क्वेश्चन में किसको फॉल्स बोला गया है, सम वाले केस को, सम नॉट हमारा कहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट, इसमें ये स्टेटमेंट कैसा दिया है, फॉल्स दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें कैसा दिया है, फॉल्स दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रू वाला स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो बहुत इजी हो गया। देखो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप जानते हो इसके डायगोनल में कौन है, ऑल वाला स्टेटमेंट, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए और ओ का रिलेशनशिप कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। और किसका कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, आई और ई का। वैसे तो हमें कोई इनसे रिलेशन अभी तो नहीं है, लेकिन बता रहे हैं अगर मान के चलो इसको आगे नो वाले स्टेटमेंट को अगर ट्रू दे दिया तो हम मेंशन कर लेंगे कि आई वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। खैर इस वाले क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही थी, ठीक है। तो इसमें हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें आंसर ट्रू वाला चाहिए था ना, तो ट्रू वाला स्टेटमेंट ए वाला होगा, यानी ऑल वाला है। ऑल वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला बी, ठीक है। अब देखो आप लोग, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बी ऑप्शन तो आपको इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है ना, तो पहले हमारा बी तो कंफर्म हो गया कि बी तो होगा ही होगा, ठीक है। अब सी को चेक करते हैं। सी को कैसे चेक करेंगे, इसमें लिखा है सम वाला केस, सम वाला केस क्या है, ये वाला है, तो इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर मान के चलो हमारा ऑल वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, मान के चलो ऑल वाला स्टेटमेंट सही है तो ऑल में से सम तो सही होगा ही होगा। अगर सारी चीज़ें ट्रू हैं तो उसमें कुछ चीज़ें तो हमारी डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगी, तो सम वाला केस ही हमारा कैसा होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बी और सी वाला हमें ऑप्शन मिल गया। आपका वो डी क्यों नहीं है, डी में क्या बोला गया, ऑल पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर ट्रक। इसमें देखो इसमें क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, तो इंटरचेंज हम लोग नहीं करते हैं। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा और जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट रहेगा, तो हमारा डी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ये देखो पूरी प्रोसेस है इसमें। जैसे ये सनलाइट है और इसमें क्या है, नाइट्रिक एसिड है और कुछ ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये भी सेकेंडरी हैं, और ये जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये आपस में मिलके सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। तो इसमें क्या है, नाइट्रिक ही तो है सब जगह, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है,
कि कुछ प्राइमरी पॉल्यूट्स होते हैं, उसमें कौन से होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और VOC, ये क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूशन। और सेकेंडरी कौन से होते हैं, PAN। PAN का फुल फॉर्म याद रखना क्या होता है, पैरोक्सिल एसिल नाइट्रेट्स, पैरोक्सिल एसाइल नाइट्रेट्स और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन यानी कि O3 और एल्डिहाइड्स, तो ये क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो an important secondary pollutants for photochemical smoke is ozone, which is formed hydrocarbons and nitrogen oxide combination in the presence of sunlight, जो कि किससे जो कि फोटोकेमिकल स्मोक को क्रिएट करता है। ये देखो इसमें कौन से ये प्राइमरी पॉल्यूट्स बताए, ये कौन से होते हैं, नाइट्रोजन वाले होते हैं सारे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड सेकेंडरी पॉल्यूट्स कौन से होते हैं, ओजोन होते हैं और PANS होते हैं। अभी हमने इसका फुल फॉर्म भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया सोलिज्म इज ओनली इंडक्टिव मटेरियल, ओनली इंडक्टिव मटेरियल, जो कि कैसा हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नया सोलिज्म में सिर्फ इंडक्टिव नहीं होता है, डिडक्टिव भी होता है। न्याया में डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है और अरिस्टोटल में क्या होती है, सिर्फ डिडक्टिव होती है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया, पर ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि नया सोलिज्म में इंडक्टिव के साथ साथ डिडक्टिव भी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि न्याया ऑफ लॉजिक विच ऑर्गेनेट्स दैट एंशियंट इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन इन्वॉल्व बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग एंड इट ऑल्सो इंक्लूड मटेरियल कंपोनेंट बिकॉज इट लिंक टू फिजिकल और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, जो कि फिजिकल भी होती है और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन भी उसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, और एरिस्टोटल में क्या होता है, सिर्फ डिडक्टिव आर्गूमेंट्स इसमें रिलेटेड रहते हैं, जो कि किसने इसको प्रोड्यूस करा था, या किसको क्रिएट करा था, या किसने डेवलप करा था, वो एरिस्टोटल ने डेवलप करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दे आर जनरली ऑफ लाइट ग्रीन कलर, नहीं, क्या इनके कलर हमेशा ग्रीन रहता है, नहीं, तो ए ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, हमें आंसर कौन सा मिल गया, सी मिल गया। फिर दे ऑब्जर्व थर्मल रेडिएशन एमिशन बाई अर्थ, हाँ, जो यहाँ से थर्मल यानी कि जो गर्म हवाएं या फिर जो पॉल्यूशन वाली गर्म थर्मल रेडिएशन निकलती है, वो ऑब्जर्व कहाँ हो जाती है, ग्रीन हाउस गैस में। और वाटर वेपर इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, यस, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस होती है, CO2 होती है, मीथेन होती है। और ग्रीन हाउस गैसेस कॉल ग्लोबल वार्मिंग, डेफिनेटली इनके वजह से ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वातावरण हमारा कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अमोनिया इज़ अ ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं, मीथेन होती है, अमोनिया नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे 3 ऑप्शन BCD करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु स्टडीज द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द मीडिया टेक्नोलॉजी विच दे क्रिएट द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एज, मतलब क्या हुआ है इसका, जो रिलेशनशिप होता है किसका, पीपल का और मीडिया टेक्नोलॉजीज का, और जो क्रिएट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मीडिया इकोनोलॉजिस्ट। क्या होता है मीडिया इकोनोलॉजिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, मीडियम थ्योरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपस में रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। इट्स डिफाइन द स्टडी ऑफ मीडिया एज इन्वायरमेंट्स और हाउ द मीडिया डायरेक्टली इफेक्ट सोसाइटी, ये बताता है कि मीडिया जो है इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती है और उसका रिलेशनशिप कैसे दर्शाती है। द आइडिया और फ्रेज मीडिया इकोलॉजी वो इंट्रोड्यूस बाई नील पोस्टमैन इन 1960 में नील पोस्टमैन के द्वारा इसको प्रोड्यूस या फिर उसका आइडिया दिया गया था। देन प्रपोज्ड बाय द थ्योरिस्ट मैकहोल फॉर बिग एम्फेसिस ऑन हाउ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इफेक्ट सोसाइटी 1964। ठीक है, सिर्फ ये मीडिया इकोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि पीपल और मीडिया टेक्नोलॉजी से क्या हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इनके कॉन्टेक्ट से इन्वायरमेंट में क्या क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने उसमें बता दिया कि नील पोस्टमैन ने इसको इंट्रोड्यूस करा था 1960 में एंड बाद में मैकहोल में 1964 में इसको एक्सप्लेन करा था।
The Committee for the Evaluation of New Education Policy recommended that no university in India should have more than 10 affiliated colleges. मतलब जो कमेटी है उसने इवोल्यूशन की बात करी थी कि कम से कितने सिफारिश की थी, भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में 10 से अधिक कोई भी संबंध नहीं होने चाहिए। कितने से अधिक? तो 300 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको तो एज इट इज़ आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि एक हस्बैंड हो गया एंड एक वाइफ हो गई, एंड देयर 3 डॉटर्स, इनकी 3 डॉटर हो गई, एंड 2 सन, तो इसके इनके भाई हो जाएंगे अगर सन है, एंड देयर वाइफ्स, इनकी वाइफ्स, यानी एक इसकी वाइफ हो गई और एक इसकी वाइफ हो गई। हाउ मैनी मेल एंड फीमेल, मेल कितने हैं? 1 2 3, 3 मेल हो गए, और फीमेल कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, 3 and 6। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1857, 1857 में कौन सी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था? तो वो थी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ABC। 1857 में ये 3 यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। In which method of collaborative learning the main purpose is to develop listening skill in the student? तो कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग ये होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं आपस में एक दूसरे से पीयर ग्रुपिंग करके लर्निंग करते हैं, यानी कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे कि इनमें क्या होती है, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखने की क्षमता होती है और अपने बातों को कहने के एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे वो एक दूसरे से चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, तो मिलकर कोई जैसे एक ग्रुप है क्लास में, 4 से एक टीचर ने 3 ग्रुप बना दी, हर ग्रुप में 6-6 बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, इसको अलग टास्क दे दिया, इसको अलग टास्क दे दिया, इसको अलग टास्क दे दिया, तो ये जो अलग एक टास्क इन 6 बच्चों के लिए तो एक हो गया ना, तो ये बच्चे कैसा काम कर रहे हैं? कोलैबोरेटिंग कर रहे हैं, ये वाले भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं, यानी कोई एक टास्क कोई 4-6 बच्चों का ग्रुप मिलके उसी सेम गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें लेकिन ये पूछा गया कि लिसनिंग स्किल को डेवलप करने का कौन सा मेथड है, तो वो है फिश वॉल स्ट्रेटजी। वो कौन सी है? फिश वॉल स्ट्रेटजी। देखो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो आपस में राउंड शेप में बैठते हैं, कुछ इनर साइड और कुछ आउटर साइड। इनमें कुछ बच्चे शेयर करते हैं, ये बच्चे लिसनिंग करते हैं, ये आपस में अपनी पोजीशन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होती है, लिसनिंग स्किल्स का डेवलप होता है। देखो सारे बच्चे कोलैबोरेशन में ये तो काम कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, तो ये कोलैबोरेटिंग लर्निंग हो गई, लेकिन उसमें भी कौन सी टेक्निक हो गई? फिश वॉल स्ट्रेटजी। अब इस वाले क्वेश्चन में L प्लस M, इन्होंने एक ऐसी इक्वेशन दे दी कि L और M को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो N निकल जाएगा, और हमसे पूछा M क्या होगा। तो अगर इसको बेसिकली हम लोग सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, इसको बाइनरी को हम लोग क्या करेंगे, पहले डेसिमल फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। L की जो वैल्यू है इसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? अपनी डेसिमल में दे रखा है, तो इसको हम लोग बाइनरी में दे रखा है, सॉरी, इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? इसकी हम लोग कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग कैसे करेंगे? इसमें यहाँ से स्टार्ट करो, लास्ट से 0 1 2 3 4 5, तो इसको ऐसे करो 1 × 2 की पावर 5 प्लस 0 × 2 की पावर 4 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। ठीक है, मतलब ये जो मैंने कोडिंग की है इसको आपको पावर में लेके जाना है बस, और 2 के मल्टीपल में, तो इसका 32 होता है, ये तो 0 हो ही गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई है? हमारी L की वैल्यू आई है। अब हम लोग N की वैल्यू निकाल रहे हैं। N की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 0 1 0 0 0। सेम इसी तरीके से इसकी भी हम लोग कोडिंग कर देंगे। कोडिंग में कैसे करेंगे? जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5, बस जो पावर है उनको पावर में लिख दो, 2 के मल्टीपल है, 1 × 2 की पावर 5 प्लस 0
इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 से तो फिर 0 ही हो जाता है ना। 1 × 2 की पावर 3, इसको 0 लिख दो सीधा, इसको 0 लिख दो प्लस 0 लिख दो, ठीक है। इनको ही ऐड कर लो सीधा, 32 प्लस ये भी 0 हो गया, ये वाला बचा 8। इसमें कितना हो जाएगा, 32 + 4 कितना हो जाएगा 40। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। लेकिन हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, n - l कर देंगे। n की वैल्यू 40 है, l की वैल्यू कितनी है 35 है। तो 40 - 35 कितना होगा 5। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा अपना 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग रूब्रिक्स फॉर इवेल्युएशन। देखो रूब्रिक्स का क्या यूज़ होता है, इवेल्युएशन में होता है। उसको किस तरीके से करते हैं हम लोग, ग्रेडिंग देने के लिए। रूब्रिक्स का यूज़ किसके लिए करते हैं, ग्रेडिंग देने के लिए। जैसे अगर आपने कभी प्ले स्टोर खोला हो, उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करा हो, तो उसमें 5 स्टार की रेटिंग मांगते हैं ना। जैसे अगर आपने 1 स्टार दिया तो उसका मतलब है कि थोड़ा अच्छा है, फिर अगर आपने पूरे 5 स्टार दे दिए इसका मतलब वो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट उससे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है रूब्रिक्स, मतलब कि इसमें क्या होता है, इंक्रीज कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, इंक्रीज़ करता है कंसिस्टेंसी को ग्रेडिंग में। क्लियर है। एकदम से बहुत अच्छा मेथड होता है ये ग्रेडिंग देने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग। जैसे कि इसमें क्या होता है, द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच स्पेशली नोटिसेबल when grading subjective assignment like essay, presentation and project where the evaluation criteria might not be clear cut as it for objective assignment like multiple choice test। मल्टीपल चॉइस के तौर पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे गुड दे दिया, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से दे दिया। और आपको फिर से बताना, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप बेस्ट कर दोगे, ठीक ठाक लगा तो गुड कर दोगे। इस तरीके से आपको वहाँ पे एक क्राइटेरिया मिलता है, उसी से आपको उसमें चूज़ करना पड़ता है। These criteria are communicated to student ahead of time so they know that what they need to do to succeed। तो टीचर जो होती है उनको प्रोवाइड करती है और फिर बच्चे समझ जाते हैं कि उनको और कितनी मेहनत करनी है उसके आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज दिस क्राइटेरिया आर यूज फॉर एवरी स्टूडेंट वर्क। और ये जो क्राइटेरिया होता है हर स्टूडेंट के लिए काम करता है। दे इंश्योर दैट ईच पीस ऑफ इवेल्युएट इन द सेम वे देयर बाई इन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग। और ये मतलब सभी विद्यार्थियों को एक ही पैमाने पे सबको वर्गीकृत करते हैं, इसीलिए इसमें बेस्ट टेक्निक होती है, इसीलिए ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। आप पॉलिटिकल पार्टी ब्रॉडकास्ट इज कंसीडर्ड एट एलन, मतलब तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन टेक्स्ट, क्लोज टेक्स्ट, लेंथी टेक्स्ट या फिर लिबरल टेक्स्ट। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज टेक्स्ट। क्या होता है क्लोज टेक्स्ट, इसका मतलब ये होता है जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कोई एजेंडा अपना निकाला, ठीक है, तो वो क्लियर कट अपने सारे उसमें एकदम एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके एकदम क्लियर बातें उसमें लिख देता है, जिससे कि जो रीडर होता है उसको उसकी बातें स्पेसिफिकली बिल्कुल समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज टेक्स्ट। शेयरवेयर इज लिमिटेड फंक्शनिंग फ्रीवेयर एंड नॉर्मली एक्सपायर आफ्टर अ वीक और मंथ। जो शेयरवेयर होता है वो लिमिटेड होता है फंक्शनिंग उसकी फ्रीवेयर की तरह, ठीक है, एंड नॉर्मली एक्सपायर आफ्टर अ वीक और मंथ। तो जैसे आपको कोई शेयरवेयर होता है उसको यूज़ किया हो तो उसके जो फंक्शन होते हैं कुछ टाइम के लिए आपके लिए फ्री होती हैं उसके फंक्शन, और टाइम के पीरियड बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसको ख़रीदना पड़ता है फिर। शेयरवेयर कोड कैन बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं रीडिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं कर सकते और ना ही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। शेयरवेयर को हम लोग मॉडिफाई नहीं सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये चैनल से क्वेश्चन आया है, इसमें पहले भी क्वेश्चन आया है इससे कि इसे बोला गया चैनल बतानी है आपको। चैनल 4 किसको डिनोट करता है, चैनल 4 आपको बताता है सारस्वत। चैनल 5 किससे होगा, प्रबंधन से होगा, और 6 जो होगा वो किससे होगा, वैदिक से, और 7 जो होगा कौटिल्य से। और जो चैनल 8 थी उससे भी पहले क्वेश्चन आया है, वो किसको बताता था, आर्यभट्ट को वो बताता था, ठीक है। तो चैनल 4 किसको हो गया, सारस्वत, यानी 4 चैनल ये रहा।
चैनल 4 सारस्वत, चैनल 5 प्रबंधन, 6 वैदिक, 7 क्या इसको हो जाएगा कौटिल्य को, 8 हो जाएगा आर्यभट्ट को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ऑलवेज बी रिगार्डेड एज सिक्योरिटी रिस्क टू कंप्यूटर सिस्टम, कौन सा ये शुड ऑलवेज बी रिगार्डेड एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, कौन सी चीज़ रिस्क है हमारे लिए। तो देखो वायरस तो होगा ही होगा। वायरस क्या होता है, हमारी प्राइवेट जो कंप्यूटर होते हैं वो रेप्लिकेट्स कर लेते हैं। ठीक है, डाटा को कॉपी करने का काम करते हैं, यानी डी तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, और फार्मिंग होगा। ये क्या होता है, ये होती है जैसे कोई मैलिशियस साइट आपके में अपलोड ऑटोमेटिक कर देता है और वो आपका प्राइवेट डाटा को कैसे कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं और पे लीक कर सकता है। तो सी हो गया, तो ये नहीं है इसमें, सी इसमें है, डी नहीं है, डी नहीं, यानी कि हमारा सी एंड डी आंसर हो जाएगा। फार्मिंग क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है फार्मिंग से। ठीक है, क्या होता है, ये कंडक्टेड होता है चेंजिंग द होस्ट फाइल विक्टिम्स कंप्यूटर और बाई एक्सप्लोरेशन एंड वल्नरेबल इन डीएनएस सर्वर सॉफ्टवेयर, जो कि एक्सप्लोइट कर देता है। कंप्यूटर वायरस की तरह काम करता है। मैलिशियस कोड और प्रोग्राम रिटन टू अल्टर वे अ कंप्यूटर ऑपरेट्स एंड डिज़ाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर, और वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको स्प्रेड कर देता है और ऑपरेट करने लगता है। ठीक है, इंसर्टिंग अटैचिंग इटसेल्फ एंड लेजिमिट प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट सपोर्ट मैक्रोज एंड एग्जीक्यूट इट्स कोड्स, और उस कोड्स का वो यूज़ करने लगता है। ये किससे सीरीज से क्वेश्चन है। जैसे इसमें देखो गैप तो लग नहीं रहा है, काफ़ी बड़ा बड़ा गैप है, तो उसमें क्या 17 कहाँ से आएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे। 7 को ऐड करा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 आ गया। जब 6 और 40 को ऐड किया 20 आया, उसका डबल कर दिया तो 40 आ गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 54, और उसका डबल कर देंगे 108 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 148 आएगा, उसका डबल ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका डबल करेंगे ये आ जाएगा, तो इतना आएगा, इसका फिर डबल कर देंगे तो 2208 आ जाएगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, यानी कोई है, एक आदमी है जो अपना फेस जो है साउथ की तरफ करे हैं, तो ये डायरेक्शन होती है हमारी। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, यानी इस तरफ वो माउथ करे अपना। क्लियर है। फिर है फ्रॉम द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, उसका घर के सामने वाले दरवाजे की तरफ वो चलता है। द मैन स्टार्ट वॉकिंग एंड आफ्टर 20 मीटर स्ट्रेट, और 20 मीटर जाता है वो, यहाँ से मान के चलो यहाँ से वो 20 मीटर गया। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और लेफ्ट गया एंड वॉक 50 मीटर्स। आफ्टर दिस द मैन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक फॉर 80 मीटर्स एंड स्टॉप्स हेयर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मैन स्टॉप टू द फ्रंट डोर ऑफ हिज हाउस, यानी फ्रंट डोर इसका ये, इनका ये रहा, यहाँ से उसको दूरी निकालनी है। तो ये दूरी 20 थी, ये 20 हो जाएगी, ऑल कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ये 50 दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। इसका रूट निकालेंगे, √5 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन के तौर पे काम करता है जिसमें हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू काफ़ी चीज़ों को, एक बहुत बड़ी सिचुएशन को एक फ्लो चार्ट के थ्रू दर्शा लेते हैं, जिससे कि चीज़ों को लर्न करने में आसानी होती है। उसको बोलते हैं हम लोग माइंड मैपिंग। ठीक है, तो माइंड मैपिंग समझ रहे होंगे क्या होता है। तो इसमें बताना है बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक, जो कि एक मतलब एक केंद्र बना देता है कोई एक टॉपिक का। तो बिल्कुल है कि मतलब कोई बड़े से टॉपिक का उसने फ्लो चार्ट के थ्रू पे पूरा
बता दिया कि ये इसके पार्ट्स होते हैं। यूज़ ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टू एक्सप्लेन द कंटेंट, नहीं लॉन्ग नहीं करता है, शॉर्ट करता है चीज़ों को, ताकि एक ही बार में चीज़ों को समझ में आ जाए। बी नहीं होगा इसका आंसर। द ब्रांचेस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम अ कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर, हाँ आपस में कनेक्टेड करके बताता है। यूज़ ऑफ इमेजिन सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज, डेफिनेटली, तो ए एंड सी आर करेक्ट। A web page offers a link for users to request another web page, ठीक है। The requested web page contains HTML code and JavaScript code. In this context, identify the correct sequence of following sentences statement A to E. मतलब कोई वेब पेज को ऑफर कराया गया है दूसरे यूज़र को, तो उसमें क्या क्या कंटेन है, HTML कोड कंटेन है और JavaScript कंट्रोल है, स्क्रिप्ट कोड उसमें कंटेन है। तो इसमें एक सीक्वेंस में लगाना है कि हम लोग पहले कौन से कोड का यूज़ करेंगे। तो देखो ऑप्शन पे इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा बी, ए, सी, डी एंड ए। ये फोर्थ ऑप्शन है, इसमें एक ये छिप गया है ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अब आंसर आप लोगों को पता चलेगा क्योंकि एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो उसमें पहले क्या आएगा, बी आएगा। द यूज़र क्लिक ऑन द हाइपर लिंक एंड सबसे पहले अगर रिक्वेस्ट भेजी है तो उस हाइपर लिंक पे पहले क्लिक ही तो करेगा। एंड वेब पेज इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द वेब सर्वर, ठीक है। फिर क्या करेगा, द वेब सर्वर लोकेट द रिक्वेस्टेड वेब पेज, जहाँ पे वेब सर्वर लोकेट है वहाँ पे रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। फिर क्या करोगा, द रिक्वेस्टेड वेब पेज कंटेन इज ट्रांसमिटेड टू द क्लाइंट कंप्यूटर, दूसरे को भेजेगा। फिर क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेस द जावास्क्रिप्ट कोड यूजिंग द वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर एंड लास्ट में द रिक्वेस्टेड वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। 3R यूज द माइटिगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब 3R जो 3 हम लोग यूज़ करते थे वो किस चीज़ का माइटिगेशन मतलब न्यूनीकरण में किया जाता है। तो किस में किया जाता है इसका यूज़, इसका रिकवर में नहीं, रिकवर से तो और चीज़ें बड़ी ही, हमें माइटिगेट करना है ना, तो ए तो नहीं होगा। फिर रिड्यूस होगा, रीयूज़ होगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, रिसाइकिल होगा, ठीक है। तो बी, सी एंड ए। विच वन वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा ये कि राधा कृष्ण कमीशन था जो कि 1948 में आया था। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947, तो तुरंत पहले सबसे पहले यही कमीशन आया था। कोठारी 1964 से 66 में आया था। सर्जेंट 1944 में आया था जो तो पहले इंडिपेंडेंस के पहले था। और मोदाले कमीशन 1953 के, यानी कि इसी के बाद ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। देखो इसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्वेश्चन है, इसमें ए, ई, आई, ओ बना लेते हैं। तो कॉन्ट्ररी कौन कौन से, देखो ए और ए तो कैसे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। आई और ई कैसे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्रेरी कौन से होते हैं, ए एंड ई कॉन्ट्ररी होते हैं। क्यों, ए वाला स्टेटमेंट ऑल का होता है, ई वाला स्टेटमेंट नो का होता है, तो ये होते हैं कॉन्ट्ररी, ये होते हैं कॉन्ट्ररी। और ए और आई, ई और ये सब एल्टर्न होते हैं। और आई और ओ कौन से होते हैं, सब कॉन्ट्ररी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल और नो वाला होगा, एक तो ये वाला और ये वाला, ए एंड सी। थ्रू इनरिचमेंट प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ विच यूरेनियम आइसोटोप इंक्रीज इन द नेचुरल यूरेनियम, तो वो कौन सा होता है, U-235, जो कि इनरिच होता है काफ़ी प्रोसेस कंसंट्रेशन में यूरेनियम के आइसोटोप में, जो कि नेचुरल यूरेनियम को इंक्रीज करता है, ठीक है, U-35। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें यूजीसी रेगुलेशन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था इस बार में। 2018 और प्लेगरिज्म क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई थीसिस वगैरह बनाई, अपनी थीसिस बनाई और आपने किसी और के डाटा को अपने में कंक्लूड कर लिया, ठीक है कर लिया मान के चला, लेकिन आपने उसकी जो रिसर्च है उसके बारे में यहाँ मेंशन नहीं करा कि मैंने किसी और के रिसर्च का एक रिव्यू यहाँ लिया है।
अगर आपने वो मेंशन नहीं करा तो वो कैसी हो गई, एक तरीके से चोरी हो गई। तो ये साहित्य चोरी को दर्शाता है कि आपने बिना बताए किसी के साहित्य का अपने साहित्य में चोरी कर ली, यानी कि कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो होता है प्लैगरिज्म। तो सिमिलरिटी ऑफ 42%, अगर वो सिमिलर मिल गया आपको स्टेटमेंट 42% है, तो वो कौन से लेवल को दर्शाता है? तो बेसिकली हमारे 4 लेवल होते हैं, मैंने आगे मेंशन करा है। 4 लेवल होते हैं। एक तो लेवल 0 होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। 0 लेवल में क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी 10% तक अगर आपने किसी का कॉपी करा है तो माइनस सिमिलरिटी में आता है, इसमें कोई पेनाल्टी नहीं लगती है, ठीक है। दूसरे में 10 से 40% के बीच में होती है। इसमें क्या होती है कि आपको रिवाइज स्किप करने के लिए कहा जा सकता है, और टाइम पीरियड कितना होगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको दोबारा सबमिट करने में। और अगर आपका 40% से 60% डाटा सेम मिला दूसरे से, तो वो क्या हो जाती है, आपको 1 ईयर तक उसको आपको मतलब डिवर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं करा तो उसको कैंसिल कर देंगे आपकी थीसिस को। और 60 में क्या होता है, अगर 60 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स विल बी कैंसिल, उसको कोर्स ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे में कौन सा था, 42%। और पहले याद करो 0% में क्या था, अप टू 10%। लेवल 1 में 10 से 40, और दूसरे लेवल में क्या था 40 to 60, और थर्ड लेवल में क्या था 60 से अबव। तो ये वाला किस में आ जाएगा, दूसरे लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें लिस्ट दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें एक दो का आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा, कि जैसे कि पाणिनि का सबने सुना होता है, वो ग्रामर से संबंधित होते हैं, तो डी का तो 1 होगा, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और किसका होगा, भरत ने किसने का दिया था, रस थ्योरी दी थी, यानी ए का 1, तो ए का 1, ए का थर्ड है ना, तो ए का थर्ड ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भरत जो थे उन्होंने किसको दिया था, रस थ्योरी को दिया था, और भरथारी किसने दिया था, स्पीच थ्योरी। और भट्ट न्यायिका ने कौन सी दी थी, ये साधारणीकरण, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। The Hindu view of communication is based on the percept that reality is undivided. हिंदू व्यू के हिसाब से जो कम्युनिकेशन किस पे बेस है, इस पर से बेस्ड है कि रियलिटी को हम लोग अनडिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये कैसा है, ट्रू है। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट हिंदू व्यू, लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज। उन्होंने बताया कि जो आपका हिंदू दृष्टिकोण है भाषा के लिए, तो वो क्या है, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन इन टाइम सीरीज डाटा वुड बी बेस्ट रिप्रेजेंट। कैसा है, टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज किस में आती है, लाइन चार्ट में आता है। लाइन चार्ट में कैसे आता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे एक टाइम स्लॉट हो गया, फिर यहाँ पे एक टाइम स्लॉट हो गया, तो इस तरीके से ये लाइन चार्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो बेस्ट वेरिएशन टाइम सीरीज कौन रिप्रेजेंट करता है, लाइन चार्ट रिप्रेजेंट करता है। द बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, एक इंटरपर्सनल होता है और एक होता है हमारा इंट्रापर्सनल, ठीक है। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर दोनों के अर्थ बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। सिर्फ ए का ही अर्थ है, यहाँ अलग अलग है। तो इंटरपर्सनल का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अपनी बात दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहा है, और इंट्रापर्सनल में क्या हो जाएगा, व्यक्ति सेल्फ से, अपने आप से ही बात कर रहा है, ठीक है। ये खुद से बात करना होता है और ये दूसरों से, अदर से बात करना होता है, ठीक है। तो इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से बताना है कि किस पे एम्फेसाइज करता है, फ्लेक्सिबल मोरालिटी पे, टोटल आइसोलेशन। देखो ये देख के ही एलिमिनेट कर दिया करो, आइसोलेशन तो बताया नहीं क्या है। अगर आइसोलेशन कर लोगे तो फिर आप इंटरपर्सनल कैसे हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। तो बी हट गया, हमें आंसर मिल गया अपना। तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ट्रुथफुलनेस होना चाहिए और अचीवमेंट ऑफ कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट हैव विटनेस्ड अ ह्यूज ग्रोथ सिंस द लेट 1990। इसे बताया गया है कि जो दर्शक होते हैं ना, जो सर्वे होते हैं, उसमें इंटरनेट भारी वृद्धि हुई है। कब से, 1990 से। सर्वे बहुत जो इंटरनेट के माध्यम से हुई है, उसे वृद्धि हुई है,
ठीक है, वृद्धि तो हुई है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है। इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज, देखो ऑलवेज और नेवर में थोड़ा सा स्टिकनेस आ जाती है। ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब सदैव ही निष्पक्ष प्रतिदर्श को बनाते। सदैव तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि वो हमेशा इंटरनेट यूज़र हमेशा ही अनबायस्ड पॉपुलेशन को क्रिएट करें। तो ए तो सही है, पर आर हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। When a water body get enriched with nutrients the process is called, देखो इसको मैंने फिगर से बताया बहुत अच्छे से। देखो यूट्रिफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन होता है जैसे आपने कभी किसी नदी या तालाब को देखा है तो वहाँ पे बहुत काई जम जाती है, जैसे कि ये है, काई जम जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत इनरिच हो जाती है, ठीक है, जिससे एल्गी ब्लूम कर जाती है, ठीक है। अब ब्लूम तो कर गई तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या सप्लाई हो पा रही, क्योंकि सन की जो लाइट है वो यहाँ नीचे पहुँच ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएंगे, एक्वेटिक एनिमल सफोकेट होने लगेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो यही होता है यूट्रोफिकेशन, कि इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और एल्गी प्रोड्यूस होने लगती है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो जाती है, कम होने लगती है, ठीक है। यानी कि फास्फोरस नाइट्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इनरिच विथ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, यूट्रोफिकेशन हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस की संख्या बढ़ जाती है ना, तो न्यूट्रिएंट्स बहुत इनरिच हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओन का कोड कितना दे रखा है, 210, तो इसकी कोडिंग कर लेते हैं। ओ का कोड कितना होता है 15 और एन का कोड कितना होता है 14। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2110 आ जाएगा। उसी तरीके से ऑफ का कोड करेंगे 15 इंटू 6 तो आ जाएगा 540। उसी तरीके से हमें सेट का पूछा गया, तो सेट में कोड ABCD, आप अगर किसी को याद ना हो तो वो ABCD लिख के इसकी कोडिंग निकाल सकता है। एस का कोड कितना होता है 90, ई का कोड होता है 5, टी का कोड होता है 20, तो 1900 इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस मे नॉट इफेक्ट लर्निंग, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट नहीं करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कौन सा होता है कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में एक जैसे नहीं होते हैं, नॉट सिमिलर ईच अदर, तो कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा, कल्चरल बैकग्राउंड, हाइट, ब्लड ग्रुप, एज और कॉम्प्लेक्शन, तो कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा। जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो तो इफेक्ट करेगा ना, जैसे मान लो कोई गांव का लड़का है, कोई शहर का, तो दोनों को पर्सनालिटी में डिफरेंसेस तो आएगा, यानी ए तो इफेक्ट करेगा, पर से पूछा गया नहीं करेगा, तो ए तो करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। हाइट किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट नहीं करता है। ब्लड ग्रुप भी नहीं करता है, क्योंकि वो तो जेनेटिक होता है। और एज कर सकता है, कैसे कर सकता है एज, जैसे कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का है, तो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होगी। कॉम्प्लेक्शन मतलब रूप रंग, उसका रूप रंग कैसा है, तो क्या उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस असर करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये भी कैसा होता है जेनेटिक। कुल मिला के जो हमारे जेनेटिक गुण होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, BCE। Which of the following statement logically equivalent to statement all philosophers are realist, ठीक है। तो इसमें क्या बना लो आप, देखो इसमें सॉल्व करने के लिए कैसे टेक्निक अपनाते हैं, ओवर्जन, ठीक है। इक्वली इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट है वो इनमें से कौन सा सिमिलर है। तो ओवर्जन में क्या होता है कि जो आपके 4 स्टेटमेंट होते हैं ना, AEIO, ये जो हम आपको रोज़ पढ़ा रहे हैं AEIO, ये चारों वैलिड होते हैं। कैसे, जैसे मान लो अगर और एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला वाला इस वाले A को लेके, ऑल A आर B, तो इसका जो ओवर्जन होगा यानी इसके जो इक्विवेलेंट होगा वो कौन होगा, वो हो जाएगा, इसका ऑल का अपोजिट कौन होगा, नो होगा, ठीक है। और A आर नन B, ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। और कौन सा इसका इक्विवेलेंट होगा, इसका जैसे अगर मान लो ई वाला बना है, नो A आर B, तो कैसे इक्विवेलेंट होगा, इसका हो जाएगा नो का ऑल हो जाएगा, ऑल A आर नन
बी। क्लियर है। इसी तरीके से अब इसका ऑल का आप बनाओ, कैसे ऑल का नो हो जाएगा, तो नो सब में है। फिर फिलोसफर तो रहेगा ही रहेगा, यानी ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, आंसर क्या मिल गया, ये मिल गया। फिलोसफर इज नॉन रियलिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Among the following type of sampling technique which one of known judgmental sampling, कौन सी जजमेंटल सैम्पलिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पर्पसिव सैम्पलिंग। ये किस तरह की सैम्पलिंग होती है, तो ये इस तरह की सैम्पलिंग होती है कि जो रिसर्चर होता है वो अपने हिसाब से, अपने ही मकसद से सैंपल को चूज़ करता है। ठीक है, जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन सही मिल जाती है वो उसी हिसाब से पॉपुलेशन को चूज़ कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी, तो जब ये अपने हिसाब से चूज़ कर रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी जैसा तो कुछ रहा नहीं, तो ये कौन सैम्पलिंग हो जाएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसमें क्या होता है, रैंडमली हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं बिना बायसनेस के। बायसनेस नहीं होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चुनें, ऐसा नहीं होता है प्रोबेबिलिटी में। पर नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को, सैंपल को जानबूझ के चुनते हैं। ठीक है, तो जजमेंटल सैम्पलिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, जहाँ पे हमें आसानी से लोग मिल जाएं। ठीक है, तो वो होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग कैसी होती है, ये भी होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, सिमिलर क्लस्टर के, सिमिलर ग्रुप्स के हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, फिर उसमें से रैंडमली चीज़ों को अपने हिसाब से चुन लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग कौन सी होती है, ये भी तरीके से जजमेंटल यानी कि पर्पसिव सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के गुण होते हैं इसमें। कोटा सैम्पलिंग में, कोटा सैम्पलिंग बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। इसमें भी हम लोग सिमिलर ग्रुप बनाते हैं, पर अपने हिसाब से बनाते हैं, और जहाँ पे चीज़ें हमें सही प्रोवाइड मिल जाए, आंसर मिल जाए, तो कोटा फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमने कोटा फिक्स कर लिया कि हम 40% फीमेल लेंगे और 60% मेल लेंगे, तो हमने कोटा फिक्स कर लिया अपना कि नहीं कर लिया। अब हम सिर्फ 40% ही अपनी फीमेल चुनेंगे, ये फीमेल और मेल क्या होगा, एक ग्रुप हो गया, उसमें भी हमने चुन लिया कि 40-60 का रेशियो लेके चलेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट दैट बिजनेस रिसीव फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट, कौन सा इसमें यूज़ होगा, ईजियर यूज़ ऑफ सैटेलाइट रेडियो, नहीं। फास्टर कनेक्शन विद सप्लायर्स, हाँ हो सकता है। इम्प्रूव मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। द एबिलिटी और टू कॉल एम्प्लॉयज ऑन द रोड, नहीं। ये क्या हो जाएगा, फास्टर कनेक्शन ऑफ सप्लायर्स विद सप्लायर। ठीक है, द एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ 1986 रिवाइज हुई थी, जो को 1992 में, इसको क्या बोलते थे, प्लान ऑफ एक्शन बोलते थे। इसने क्या सजेस्ट करा था, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस लर्निंग, लिंकिंग डिग्रीज विद जॉब्स, एवोल्यूशन ऑफ AICTE, फोकस ऑन रिसर्च ओनली फॉर डिग्री। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, एवोल्यूशन नहीं करा था, लिंक विद जॉब नहीं करा था, क्या करा था, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज अपने पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।